जय हिंद साथियों, चलिए आज साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। साइंस में आज हम केवल फिजिक्स का टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपका एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। आपको पता है कि 15 मार्च को आपको 1 to 5 और 6 to 8 का आपका एग्जाम है और आपको पता है कि 16 मार्च का जो एग्जाम था उसका कैंसिल हो चुका है, यानी पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो देखिए, आपका जो भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया या 11-12 का भी ये आपका एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ था, तो इसका भी एग्जाम अब मुझे लगता है कि आपका इलेक्शन के बाद ही होगा। जो आपका लोकसभा चुनाव है उसके बाद ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपका एग्जाम होगा। तो जिसका भी एग्जाम है आपका 1 to 5 और 6 to 8 का, तो आप लोग अभी आप क्या कीजिए, समय बहुत कम है तो आप लोग केवल रिवाइज पर ध्यान दीजिए। जितने भी विषय आप पढ़े हैं सभी का आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। सिर्फ आपको रिवाइज करना है, कोई भी आपको न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है क्योंकि समय बहुत कम है। न्यू टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको जो भी पढ़े हैं पहले उसको वो भी आप भूल जाएंगे, इसलिए रिवाइज पर ध्यान दीजिए। कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए। चाहे आप करेंट अफेयर पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, आप हिस्ट्री पढ़े उसके रिवाइज कीजिए, यानी जो भी टॉपिक पढ़े हैं जहाँ से भी पढ़े हैं उसको आप रिवाइज पर ध्यान दीजिए। ठीक है, साथ ही में आप अभी आप क्या कीजिए, अभी आप करेंट अफेयर अधिक से अधिक पढ़िए। ठीक है, करेंट अफेयर पढ़िए और आप बिहार स्पेशल अभी पढ़ सकते हैं। आप यदि आप नहीं देखें नहीं पढ़ें बिहार स्पेशल तो उसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल पढ़िए, करेंट अफेयर पढ़िए, ये सब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना भी आपका स्टैटिक्स आपका टॉपिक है, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, उसमें नया टॉपिक नहीं पढ़िए, आप रिवाइज पर ध्यान दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, यानी पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यह किसने कहा था? तो देखिए, न्यूटन से पहले भी ये बता दिया था ब्रह्मगुप्त इसने बता दिया था न्यूटन से पहले ही कि पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तु को आकर्षित करते हैं, यानी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये आपको पहले ही बता दिया था न्यूटन से पहले ही ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। अब देखिए, कह रहा है कि अंतरिक्ष में कोई भी व्यक्ति निर्वात में सीधे खड़ा क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि अंतरिक्ष में निर्वात में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होते हैं, यानी नगण्य होते हैं। इसी कारण से अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति सीधे खड़ा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन देखिए, इसमें आप बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए हैं तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। अब देखिए, आप लिफ्ट में बैठे हैं तो आपका वेट कब आपको लगेगा कि ज़्यादा आपका महसूस होगा, तो आप ध्यान दीजिए। आप लिफ्ट में खड़े हैं या बैठे हैं, ठीक है, आप यदि लिफ्ट में बैठे हैं तो आपका वेट तो नीचे लगेगा ही mg। ठीक है, अब देखिए mg तो हमेशा नीचे लगेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए इस पर आपका पैर के नीचे जो आपका ये आपका यानी नॉर्मल फोर्स जो लगेगा ना, वही आपका वेट करेगा। ठीक है, तो जितना नॉर्मल आपका बढ़ेगा उसका उस समय आप वेट अपना अधिक महसूस करेंगे। तो नॉर्मल कब बढ़ेगा? जब ये लिफ्ट देखिए ऊपर की ओर एक्सलेट होते हुए जाएंगे, तब देखिएगा इस व्यक्ति पर स्यूडो फोर्स नीचे की ओर आपका एक फोर्स लगेगा m/a। ठीक है, m/a एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में लगता है। तो mg तो आपका पहले से ही था, अब प्लस इसमें हो जाएगा आपका m/a, तो आपका यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जो लगेगा ये आपका हो जाएगा mg प्लस ma, यानी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, mg तो वेट आपको था ही पहले, इसमें आपका ma बढ़ गया। तो कब आपका वेट अधिक महसूस करेंगे? जब आपका लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होते हुए जाएंगे। जब लिफ्ट आपका ऊपर की ओर त्वरण के साथ यानी एक्सेलरेशन के साथ जाएंगे तब आप अधिक वेट महसूस करेंगे। ठीक है, समझ हो गया आई होप। देखिए mg तो नीचे आपको लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिफ्ट में आप है तो mg तो आपको हमेशा नीचे लगेगा ही। ठीक है, mg ये आपका इतना नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अब देखिए अब लिफ्ट का डिपेंड करता है। लिफ्ट यदि देखिए ऊपर जाता है ये एक्सेलरेशन से, तो नीचे की ओर स्यूडो फोर्स लगेगा m/a लगेगा, तब आपका यहाँ पर नॉर्मल जो लगता है व्यक्ति पर, वो नॉर्मल फोर्स आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो mg तो पहले ही था, इसमें ma जुट गया तो यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएंगे तब वेट आप अधिक महसूस करेंगे। इसका उल्टा देखते हैं कि वेट कब कम महसूस करेंगे। देखिए अब ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, या बैठा है लिफ्ट में, इसका वेट आपका नीचे लगेगा mg। अब देखिए यदि लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेशन a से जाएगा तो इस पर लगेगा इधर से आपका स्यूडो फोर्स m/a। अब ध्यान दीजिए
एम जी नीचे है, एम इंटू ए ऊपर है, तो नेट देखा जाए आपका नॉर्मल तो हो जाएगा क्या, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम कब होगा, जब यह लिफ्ट नीचे की ओर आएगा, तब वह महसूस करेगा कि इसका भार क्या है, कम है। ठीक है, तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फिलहाल ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन करा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। अब देखिए जो पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम, वो गर्मी में ज़्यादा सुस्त हो जाती है, यानी धीरे धीरे चलती है। क्यों, देखिए इसका कारण भी है। आपको पता होगा कि पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपका 2π√L/g होता है। यदि आपको ये पता नहीं है तो इसे आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड का ये फार्मूला है, t बराबर 2π√L/g। अब ध्यान दीजिए, गर्मी में क्या होता है, ये जब का पेंडुलम का लेंथ है, वो गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये लेंथ में क्या होता है, लंबाई इसका बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप ध्यान दीजिए लंबाई बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये लंबाई बढ़ेगा तो क्या टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यानी लंबाई गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई यानी ये एल जो आपका है लंबाई, ये बढ़ जाता है। जब लंबाई आपको बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएंगे। जब टाइम पीरियड बढ़ेंगे, देखिए अब टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो आप बताइए कि पेंडुलम का जो आपका पेंडुलम था वो पहले का, यानी मान लीजिए कि वो 10 सेकंड में चक्कर लगाता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे। अब मान लीजिए यही क्या हुआ कि समय बढ़ गया, अब 15 सेकंड हो गया। 15 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, तो यानी पहले 10 सेकंड लगाते थे चक्कर, अब 15 सेकंड लगा रहा है, तो यानी ये क्या होगा, अब इसका स्पीड धीरे धीरे कम हो गया होगा, तब तो समय ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो यानी गर्मी में क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। क्यों, पेंडुलम के लेंथ बढ़ने के कारण। ठीक है, पेंडुलम के लेंथ बढ़ने के कारण, लेंथ बढ़ता है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अधिक समय में वो चक्कर लगाता है। तो अब अधिक समय में चक्कर लगाते समय क्या, स्पीड पहले से घट गया, तब तो समय अधिक लग रहा है। तो ऐसे आपको सोचना होगा। ठीक है, तब तो समय अधिक लगता है कब, जब इसका स्पीड घट गया है, तब तो समय अधिक लग रहा है। यानी गर्मियों के दिन में क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाते हैं, इसी कारण से घड़ी सुस्त हो जाती है, यानी अधिक समय लेता है चक्कर लगाने में। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको समझना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो लेंथ कैसे बढ़ता है, तो इसका भी होता है आपका कि L डैश बराबर L इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, इसमें आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है लंबाई में, तो ऐसे लंबाई बढ़ता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं। ठीक है, ये आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है, इसी कारण से इसका लंबाई बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन का आपका कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति कारण क्या है। सिंपल है, क्योंकि वर्षा का बूंद गोल क्यों होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा पृष्ठ तनाव। देखिए सरफेस टेंशन जो आपका होता है ये टी होता है आपका F/L होता है। ठीक है, यानी सरफेस टेंशन कहेंगे तो ये आपका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, T बराबर F/L होता है। यानी टी क्या है, ये सरफेस टेंशन है, एफ क्या है, फोर्स है, एल लंबा है, तो ये आपका इसको कह सकते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर होगा। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछते हैं कभी कभी कि पृष्ठ तनाव का यानी आपका मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर होगा। तो फोर्स पर यूनिट को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी साउंड के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। देखिए साउंड के बुलबुले जब आवेशित होंगे तो इसमें क्या होता है, उसका ये फैला हो जाता है, फैल जाते हैं। ठीक है, जब ये फैल जाएंगे तो क्या होगा, इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा। जब वो फैल जाएंगे, बुलबुला फैल जाएंगे तो क्या होगा, रेडियस इसका बढ़ जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसीलिए तैरता है क्योंकि, या आप ही बता सकते हैं कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि मिट्टी के तेल का घनत्व क्या होगा, पानी से कम होगा।
क्या करें, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बिल्कुल सही है भाई, उसका घनत्व मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए यानी मिट्टी के तेल पानी पर तैरता है। सिंपल कारण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन करा है कि एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण क्या है। देखिए सिंपल बात है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, यानी अधिक होता है। जो लिक्विड होता है उसका सरफेस टेंशन जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। उसी कारण से वो अधिक ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कि जिसका सरफेस टेंशन जिसमें अधिक होगा वो लिक्विड अधिक ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, जिसमें सरफेस टेंशन अधिक होगा वो लिक्विड किस नली में अधिक ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। ठीक, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि देखिए आप कुएं, ठीक है, कुआं है, ध्यान दीजिए। कुआं में बाल्टी से आप पानी खींचते हैं, रस्सी से जब खींचते हैं, देखिएगा जब तक आपका बाल्टी पानी के अंदर रहेगा, ठीक है, पानी के अंदर आता है, ठीक, बाल्टी पानी के अंदर आता है, तब तक तो आपको इतना भार पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसा ही पानी से बाहर आपका बाल्टी आ जाता है, ठीक है, पानी मान लीजिए यहाँ तक है, अब जो आप ये आपका बाल्टी है, ये बाल्टी आप बाहर आ गया, ठीक, खींच रहे तो पानी से बाहर जब भी बाल्टी आता है तो आपको क्या महसूस होता है, आपको भारी महसूस होता है। ठीक है, पानी की सतह ऊपर भारी हो गई। ऑप्शन ए होगा। क्यों होता है इसका कारण, इसका कारण आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए जब ये बाल्टी आपका पानी के अंदर होता है तो देखिए इसका जो पानी होगा ये बाल्टी में, इतना वेट तो आपको नीचे लगेगा ही mg, ठीक है, इतना ही यहाँ भी लगेगा भाई, क्यों पानी कम थोड़ी हो गया, बाल्टी में जितना पानी था पहले अभी इतना ही है, तो mg यहाँ भी लग रहा है। अब अंतर क्या देखिए, जब ये लिक्विड में है, ये बाल्टी पानी में है, तो उसमें बुयांसी फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, रो वी जी, ठीक है, बुयांसी फोर्स लगेगा, यानी mg है नीचे की ओर, बुयांसी फोर्स है ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स देखा जाए तो mg माइनस रो वी जी हो जाएगा, यानी घट गया है। यहाँ पर क्या है, नेट फोर्स कम है। अब यहाँ देखिए जैसे पानी से बाहर निकलते हैं तो mg तो ऐसे ही रहता है, लेकिन बुयांसी फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड में तो यानी वो पानी में तो है ही नहीं, तो बुयांसी फोर्स लगेगा नहीं। जब बुयांसी फोर्स जीरो हो गया यानी यहाँ पर वेट क्या हो गया, mg हो गया। यहाँ mg है, यहाँ mg माइनस रो वी जी है, यानी यहाँ पर फोर्स पहले कम लग रहा था, यहाँ पर क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो यही कारण है कि जब भी पानी से बाहर बाल्टी आते हैं तो हमें अधिक वेट महसूस होता है, अधिक भार महसूस होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझिएगा तो कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद नहीं रख सकते हैं, उसको याद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन करा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन समझ रहा है। देखिए आप देखेंगे कि दूध को मथते हैं तो क्रीम निकालते हैं, ठीक है, दूध से क्रीम निकालते हैं, तो इसमें होता है क्या है, इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है, बाहर की ओर फोर्स लगते रहता है। देखिएगा जो मक्खन निकालते हैं वो बाहर की ओर देखिएगा निकलते रहता है, तो बाहर की ओर फोर्स लगता है तो अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपका सेंटर से दूर लगता है बाहर, अपकेंद्रीय, ऐसे रखिए, अपकेंद्रीय यानी दूर की ओर। ठीक है, एक होता है अभिकेंद्रीय तो वो केंद्र की ओर होता है, एक होता है अपकेंद्रीय तो अपकेंद्रीय सेंटर से दूर होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्रकाश तरंगे वायु से कांच में जाने पर चर यानी वेरिएबल प्रभावित होते हैं, वे है, यानी सिंपल क्वेश्चन है। कहने का अर्थ है कि वायु से जब कांच में जाते हैं तो कौन सा परिवर्तन होगा, यानी किस में परिवर्तन होगा, कौन सा चर में परिवर्तन होगा। देखिए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब एक माध्यम से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो इसका मात्र आवृत्ति चेंज नहीं होता है। ठीक है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इसका चेंज नहीं होता है। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते हैं तो उसका आवृत्ति चेंज नहीं होता है, बाकी सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति चेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो इसमें देख लीजिए, देखिए इसमें भी आवृत्ति है, ये चेंज होगा ही नहीं, इसमें भी आवृत्ति है, ये भी चेंज होगा नहीं, यहाँ भी आवृत्ति है, ये भी चेंज नहीं होगा। तो बच क्या गया, तो भाई तरंगदैर्घ्य और वेग बच गया, वेग। तो वेग और तरंगदैर्घ्य चेंज होता है, ठीक है, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर प्रकाश का सिर्फ आवृत्ति चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, v बराबर एफ लेमडा, v बराबर एफ लेमडा। v क्या है, ये आपका यानी तरंग का वेग है, f क्या है, आवृत्ति है, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, तरंगदैर्घ्य का आपका ऐसा मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है, और आपका आवृत्ति का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो इनमें से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। अभी तो आपको पता है कि कौन सा चेंज नहीं होता है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होते हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते हैं तो आवृत्ति चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कर आपका कि एक काटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों, क्योंकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। तो ये है आपका अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन कर रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब ध्यान दीजिए कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि आप जैसे आप पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या करते हैं, आप पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका है कि जैसे कागज़ का जलना, ठीक है, कागज़ को आप जला दिए, ठीक, कागज़ को क्या किया, जला दिए, तो ये राख हो गया, क्या राख से हम कागज़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। जैसे आप है, जैसे आपका है कि पानी है, ठीक है, पानी से बर्फ़ बना दिए, ठीक है, बर्फ़, तब बर्फ़ से हम पानी बना सकते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका है भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखा जाए भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी में चीनी का घोलना, ठीक है। देखिए पानी में आप चीनी को घोल दिए हैं, ठीक है, अब उसे गर्म करके हम पानी उड़ जाएगा आपका, चीनी नीचे बच जाएगा, अलग कर सकते हैं, ठीक है, उसे गर्म करके हम अलग कर सकते हैं। ये क्या आपका, ये भौतिक परिवर्तन है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन है, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है किसी विलयन में विलयों के योग से उनका जल विभव बढ़ जाता है, ये आपका गलत है। देखिए सेकेंड गलत है, ठीक है, किसी विलयन में विलयों के योग से उसका क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका क्या बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी गलत है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कर आपका कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है एक मिश्रण से अलग पदार्थों को अलग करने के लिए, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कर रहा है कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो आपको पता है कि नेपथलीन में ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है, नेपथलीन में ऊर्ध्वपातन होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा उसे हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं या कोई भी गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है, रेत, देखिए नेपथलीन में होता है, ठीक है, कपूर में होता है, तो ये इसे ध्यान रखिएगा। तो ये उदाहरण आपका है ऊर्ध्वपातन का, नेपथलीन, कपूर, ठीक है। क्वेश्चन का 19 है, क्वेश्चन कह रहा है कि भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, यानी भूपटल में आपका सबसे अधिक क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है, आपको पता ही होगा। भूपटल में सबसे अधिक क्या होता है,
ऑक्सीजन होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन होता है भूपट्टी में आपका लगभग 47% कह सकते हैं, ऐसे 46.8 होता है। उसके बाद आपका होता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन होता है 27.7%। ठीक, उसके बाद आपका होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का लगभग होता है 8%, 8.13% आपका एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम के बाद आपका आयरन होता है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक आपका होता है भूपट्टी में ऑक्सीजन, इसे ध्यान रखिए। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन करा है कि भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्न में से कौन सा शाब्दिक मात्रा में पाया जाता है। अभी आपको बताएं कि ऑक्सीजन सबसे अधिक पाए जाते हैं, लगभग 47%। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तत्व नहीं है, धातु तत्व है, अधातु भी है, उपधातु भी है, लेकिन गैस तत्व नहीं है। गैस तत्व नहीं है। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार समान नहीं होता है, बिल्कुल सही है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। थर्ड है कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो 1 2 3 तीनों सही है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन करा है कि गर्म करने पर विस्तारण, देखिए कह गर्म करने पर विस्तारण क्या होता है। अब देखिए ऑप्शन ए है कि केवल ठोस पदार्थ में होता है, बी है कि पदार्थ का भार बढ़ जाता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रवों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। नहीं, देखिए किसी भी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आप थर्मल एक्सपेंशन तो गर्म करते हैं, तो जैसे लोहा है उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो थर्मल एक्सपेंशन भी 3 तरह होता है। ठीक है, लीनियर होता है। ठीक है, तो लीनियर तो लंबाई बढ़ता है। ठीक, एक होता है आपका कि क्षेत्रफल होता है आपका, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, एरिया लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ता है। एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसमें क्या होता है, आयतन बढ़ता है। तो ये तीनों में होता है, ऐसे नहीं कि केवल ठोस में होता है, ठोस द्रव गैस तीनों में एक्सपेंशन होता है। ठीक है, सबसे अधिक रेट होता है एक्सपेंशन का वॉल्यूम का, उसके बाद आपका आयतन एरिया का होता है, उसके बाद सबसे कम होता है आपका किस में, लेंथ में होता है। ठीक है, ये भी आप पढ़े होंगे अल्फा बीटा गामा। तो देखिए कह रहा है कि गर्म करने से विस्तारण होता है। ठीक, अब देखिए गर्म करेंगे, किसी भी वस्तु गर्म करेंगे, किसी वस्तु को, आपका देखिए लोहा गर्म करते हैं, छड़ है। ठीक है, ये क्या होगा, इसका लंबाई बढ़ा देगा। ठीक, जैसे आपका मान लीजिए एक गोलाकार है। ठीक है, लोहा गोलाकार है, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, फैल जाएगा। तो इसका क्या होगा, फैल जाएगा। फैल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो क्या होगा, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, घनत्व को क्या करता है, घटा देता है। ऑप्शन बी आपका सी होगा। ठीक है, देखिए डेंसिटी का होता है मास बटे वॉल्यूम होता है। अब देखिए एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, मास तस नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी का क्या होगा, घट जाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन आप बना नहीं सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन का डर भी नहीं सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन रटा नहीं जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में समझ कर ही बनता है। ठीक है, उसको रट ही नहीं सकते हैं, रट सकते हैं, रटिएगा तो गलती हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको समझा जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी होता है आपका मास बटे वॉल्यूम होता है। जब किसी को एक्सपेंशन करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आप सोचिए इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है। अब सिंपल है, देखिए ये मान लीजिए कोई सा आपका टैंक है। ठीक है, इसमें यहाँ तक बस बर्फ़ आपका यहाँ तक बर्फ़ था। ठीक है, बर्फ़ भरा हुआ था। अब उसको क्या, ये बर्फ़ पिघलेगा तो अब बताओ, एक चीज़ बताओ, बर्फ़ पिघलेगा तो ये क्या होगा, आयतन बढ़ेगा या घटेगा, आयतन घट जाएगा। ठीक, आप देखे होंगे कि भाई बर्फ़ है तो इतना है, वो पिघलता है तो कम हो जाता है, सिंपल बात है। क्योंकि देखिए बर्फ़ का डेंसिटी क्या होता है आपका, बर्फ़ का डेंसिटी आपका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बर्फ़ का डेंसिटी कम होता है, इसीलिए इसका आयतन अधिक होता है। ठीक है, जब वो पानी बनेंगे ना,
पानी जब बनेंगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा आपका, उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, डेंसिटी बढ़ जाता है, वॉल्यूम घट जाता है। ठीक है, तो यही तो कारण है कि पानी पर बर्फ़ क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व आपका क्या होता है, पानी से कम होता है, इसलिए तो वो तैरता है। तो ऐसा आप समझिए कि जब बर्फ़ पिघलेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, घट जाएंगे। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलेंगे तो आयतन घट जाएंगे। ठीक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आप पूछा गया है बीपीएससी 2018 में, बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा है। अब कैसे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, कैसे हम सेल्सियस को यानी केल्विन में बदलेंगे, ये सब आपको एक ही फॉर्मूला में बता देंगे। ठीक है, उसको आप ध्यान रखिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। बाकी कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, इसे ध्यान रखिएगा। C/100 बराबर C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा। बाकी कोई भी फॉर्मूला आप मत याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, जब आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना रहेगा तो इस दोनों को बराबर कर देंगे। जब आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस दोनों को बराबर कर देंगे। जब आपको केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि तीनों बराबर है। ठीक है, जैसे हमको अभी क्या काम है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का काम है, तो इसको नहीं लिखेंगे, इस दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से हम दोनों बराबर लिख सकते हैं क्या, C/100 बराबर F-32/180। ठीक है, अब C की जगह कितना है, करें 40 डिग्री C, तो C की जगह आप 40 रख दीजिए। 40/100 बराबर आपका हो जाएगा F-32, एक सेकेंड, F-32/180। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कोना कोनी गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा F-32 बराबर 18 चौक 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका F आ जाएगा 72 + 32, या जाएगा 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इस फार्मूला का आप ध्यान रखिए, कभी नहीं भूलिएगा आप। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का आपका कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो सिंपल है, रेटिना बनता है। कैसे बनता है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है, आँख पर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि आकाश का नीला रंग का कारण क्या होता है। सिंपल है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अब ध्यान रखिए, तो ये प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, ध्यान रखिए, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो ध्यान रखिएगा वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है ना, उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। आप पढ़े होंगे कि बैगनी और नीला कलर जो है उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। इसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि बैगनी और नीला कलर का प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है। तो यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझिएगा ना, तो कभी आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा। ये सिंपल है, आपका वेवलेंथ के द्वारा होता है, यानी तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है, यानी वेवलेंथ के द्वारा होता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सौर विकिरण में से किस पारा से किस रेंज में दिखता है, तो ये 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में दिखते हैं। क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा
तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव होगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इस बार एग्जाम में पूछा था, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन कर आपका कि पानी के गिलास है, ठीक है, इसमें आपका यहाँ तक पानी है, ठीक है, पानी है। अब इसमें बर्फ़ का टुकड़ा था, ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा था, तो कुछ तो आपका पानी के अंदर होगा, कुछ तैर रहा होगा, ठीक है, तैर रहा है। अब कह रहा थोड़ी देर में ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है पिघल गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ तक आपका पानी का स्तर था, पहले यहाँ तक पानी का स्तर था। अब कह रहा ये पिघल गया, तो बताओ पानी का स्तर क्या होगा। पानी ये ऊपर चल जाएगा, ये इस स्तर ये नीचे हो जाएगा या बराबर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा ये बर्फ़ पिघल भी जाएगा तो जो पानी का स्तर पहले था वही अभी भी रहेगा, क्योंकि आर्किमिडीज कहता है कि कोई भी वस्तु यानी अपने वेट के बराबर ही स्थान को वो यानी रिप्लेस करता है, ठीक है, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो जितने स्तर पहले था उतना ही स्तर पर अभी भी रहेगा। तो आपका हो जाएगा क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा, उतना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, कुछ ऊपर उठेगा या कुछ नीचे जाएगा या उसी तल पर रहता है, या समुद्र के तल में डूब जाती है, बताओ। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तब क्या होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन कैसे सोचेंगे, ठीक है, कैसे सोचेंगे। एक चीज़ बताइए, ये नदी है, ध्यान रखिए नदी है, ठीक, नदी के जो पानी है, ठीक है, और समुद्र का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, अब बताइएगा कि घनत्व किसका अधिक होगा, समुद्र के पानी का होगा या नदी के पानी का होगा। देखिए समुद्र में क्या होता है ना, समुद्र में आपका नमकीन ज़्यादा होता है, यानी उसका डेंसिटी अधिक होता है, ठीक है। समुद्र के पानी का आपका डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, और नदी के पानी के घनत्व कम होता है, ठीक है। तो समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, नदी के पानी का घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब ध्यान देखिए, अब देखिए क्या कर रहा है, ये नदी से समुद्र की ओर जा रहा है। आपको पता है कि कोई भी वस्तु यानी जब पानी में जाएंगे तो क्या होता है, पानी में जैसे नाव जहाज है, पानी में जहाज है, तो आपको पता है कि इस पर आपका mg तो लग ही रहा होगा, जहाज का जो वेट है, लेकिन ऊपर की ओर एक बुयांसी फोर्स लगता है ρvg, ठीक है, ध्यान होगा आपको। अब देखिए ये आपका अभी कहाँ है, नदी में, ध्यान रखिए अच्छे से समझिए। ये आप गया कहाँ, समुद्र में गया, ध्यान रखिए समुद्र में गया। सेम कहानी होगा, mg नीचे की ओर लगेगा और ऊपर की ओर बुयांसी फोर्स लगेगा ρvg। अब ध्यान दीजिए ये जो आपका डेंसिटी था पहले वो कम था घनत्व, अब क्या हो गया, ये आपका ρvg में है डेंसिटी जो ये आपका घनत्व है वो क्या हो गया, आपका बढ़ गया। अब जब बढ़ जाएगा तो ये बुयांसी फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो भाई जितना फोर्स पहले लग रहा था उससे अब फोर्स क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो यानी जो पहले आपका नदी के स्तर में जो होगा जहाज, उससे क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि फोर्स अधिक लगेगा। समुद्र में जैसा ही जाएगा वहाँ पर बुयांसी फोर्स क्या होगा, अधिक लगेगा, तो क्या होगा, नाव ऊपर चलाएगा, ठीक है, ऊपर उठ जाएगा नाव, क्योंकि फोर्स जितना पहले लग रहा था उससे अधिक अब बुयांसी फोर्स लगेगा। यही कारण है कि वो जो जहाज है वो समुद्र में जाते ही ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे। इस बात को आप समझिएगा, ऑप्शन आपका ए होगा, कुछ ऊपर उठता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रटने वाला नहीं है, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप भले अभी लगेगा कि हाँ सिंपल याद हो जाएगा, हो गया, याद हो गया, लेकिन एग्जाम में जाकर गलती कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रटने वाला है ही नहीं, ये सभी क्वेश्चन आपका समझने वाला है। जब तक आप समझते नहीं तब तक ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपके पास समय बहुत कम है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए और सिर्फ रिवाइज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 टॉपिक आपको बता दिए पढ़ना है, जो भी पढ़ना है 2 टॉपिक पढ़ सकते हैं, करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं आप अभी, और एक बिहार स्पेशल पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप नया टॉपिक नहीं पढ़िए, जितने भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। यही आपके सफलता का मूल मंत्र है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक मोटिवेशनल बात ध्यान रखिएगा कि देखिए आप जब सफल होते हैं ना तो आपके माँ बाप का नाम रोशन होता है, ठीक है, आपका परिवार का नाम रोशन होता है। लेकिन जब आप विफल होते हैं ना, देखिए सफल हुए तो आपका माँ बाप खुश होगा, घर के लोग खुश होगा, ठीक है, लेकिन जब आप विफल हो जाएंगे ना तो आपका पड़ोसी खुश होगा, रिश्तेदार
रिश्तेदार खुश होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ, खुश हो जाएगा मने मने, ठीक है। भले आपको दिखाएगा अलग, लेकिन खुश रहता है कि नहीं हुआ, चलो ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट आपका हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा, तो आपका परिवार तो खुश रहेगा ही, लेकिन आपका जो जितने रिश्तेदार हैं ना वो दुखी रहता है, रिजल्ट हो जाएगा तो। तो क्या करना है आपको बताओ। रिजल्ट नहीं होगा तो पड़ोसी खुश रहेगा, रिजल्ट होगा तो आपका घर वाला खुश रहेगा। तो पड़ोसी खुश करना है कि खुद के घर के लोग को खुश करना है, आप समझिए, ठीक है। तो यही कहते हैं, यही मोटिवेशनल बात बहुत बड़ी बात है, ठीक है, यही आपको समझना है। आप जब रिजल्ट लाते हैं तो आपका परिवार के लोग, घर के लोग खुश रहता है, माता पिता खुश होंगे। लेकिन जब आपका रिजल्ट नहीं होता है ना, तो वही पड़ोसी, रिश्तेदार, वो सब खुश रहता है कि चलो नहीं हुआ। लेकिन जब हो जाता है ना, तो आपका परिवार तो खुश रहेगा ही, लेकिन आपका परिवार खुश रहेगा ही, लेकिन जो पड़ोसी है वो सब क्या होगा, वो सब दुख रहता है, नौकरी उसका हो गया, ऐसे हो गया। रिश्तेदार भी खुश दुख रहता है, रिश्तेदार में भी आपको पता नहीं चलेगा, दिखावा करता कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ, हो गया, लेकिन मन से वो दुखी रहता है, ठीक है। आपका हो गया, कैसे हो गया, यही सोचिएगा आप, यही सोच कर आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अपने माँ बाप को नाम रोशन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।